आज हम हिंदी अनिवार्य में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित तौलिए एकांकी के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। इस एकांकी में पारिवारिक जीवन पर आधारित एकांकी है। इसमें बसंत और मधु पति पत्नी हैं। दोनों के संस्कार भिन्न भिन्न हैं। उसमें छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है और इसका प्रभाव परिवार की शांति पर पड़ता है। इसके अलावा इस एकांकी में मंगला, सुरो, चिंती आदि भी पात्र हैं और यह एकांकी का जो घटना स्थल है वह नई दिल्ली है। तो आगे का भाग देखिए। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अनमयस्क आधी बैठी आधी लेटी है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ आया है, जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। बाहर का दरवाज़ा खुला है, तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधों पर खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है और कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आती है। मंगला, बीवी जी, यह आप उदास उदास क्यों हैं? मधु लेटे लेटे जरा सिर उठाकर, मंगला यह किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला किवाड़ बंद करते हुए, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीवी जी। मधु, यूं ही कुछ तबीयत उदास है। मंगला, मंगला, कोई पत्र आया बाबूजी का? आया तो था, शायद कल आज में आ जाए। मंगला, तो फिर? विषाद से हंसकर, तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। दरवाजे पर दस्तक होती है। मधु जरा उठकर, कौन? सुरो, बाहर से दरवाज़ा तो खोलो। मधु बैठकर, मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाज़ा खोलती है। सुरो और चिंती आती है। मधु रजाई परे करके, परे यानी दूर करके, अरे सुरो, चिंती तुम यहाँ कैसे? सुरो, आज ही सवेरे यहाँ उतरी हैं। चिंती, माताजी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चलें। मधु, ठहरी कहाँ हो? चिंती, कनॉट पैलेस में मलिक चाचा के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आए हों तो। मधु, तो मुझे पत्र तक नहीं लिखा। इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो। मधु, ठहरी कहाँ हो? कनॉट पैलेस में मलिक चाचा के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था दिल्ली आए तो। मधु, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा। इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो। सुरो, सबसे पहले तुम ही से मिलने आई है। माताजी कहती थी कुतुब मीनार। चिंती, मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। मधु कहा लगाती है। सुरो, और फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही है तुम्हारी तलाश में। मधु, लेकिन पता तो मेरा। चिंती, सुरो बहन भूल गई, इन्होंने तांगे वालों को भैरव मंदिर चलने के लिए कह दिया। मधु आश्चर्य से, भैरव के मंदिर? चिंती, और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास। मधु, गिरजे के पास? जोर से कहा लगाती है। चिंती अपनी बात जारी रखते हुए, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है, फिर नई दिल्ली वापस आई। मधु फिर जोर से हंसती है। सुरो, और तब पता चला कि हम लोगों को यूं ही परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारा पास ही था। मधु, तुम लोग भी, मैं कहती हूँ, जोर से हंस पड़ती है। सुरो, यह इतना हंसना भी तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी। चिंती, भाई साहब ने सिखा दिया इतने जोर से कहे लगाना। कहाँ है वे? मधु, बनारस गए हुए हैं 2 महीने से। वहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आजकल में आ जाए।
चिंती, अच्छे तो हैं। अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर। नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। सुरो और चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती है। मधु, अरे कुर्सियाँ छोड़ो, बस इधर चली आओ। इधर पलंग पर बैठते हैं लिहाफ लेकर। सुरो, लेकिन मेरे पाँव, और मैं धो नहीं सकती इन्हें। अरे क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? जुराबें तो पहन रखी है। जुराबें यानी मोजे। पर तुम्हारा बिस्तर? कुछ नहीं होगा बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर। यह किवाड़ बंद कर दो। बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला आती है। आपने आवाज़ दी थी बीवी जी, मंगला चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती है। सुरो, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु चौंक कर, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ? चिंती, वह लम्मा सलम्मा लमटिक सा आदमी, जोर से हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मुटल्लों से प्रेम भी हुआ तो कैसे। और मैं इस पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनहूसियत बरसती रहती है और मालूम होता है जैसे। चिंती, वर्षों स्नान गृह का मोह न देखा हूँ। सब हंसती हैं। मंगला चाय की ट्रे लाती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीवी जी? वहाँ मेज पर रख दो, एक एक प्याला बनाकर हमें दो। यह तिपाई सरकाकर इस पर बिस्कुट रख दो। सुरो आश्चर्य से, मधु, अरे उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठी रहो। इस बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मजा। चिंती उठने का प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध में, मधु हटाओ भी, अब बैठी रहो यहीं। तो विवाह के बाद रानी मधु मालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले हैं। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है, बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है। कहाँ तो यह पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती थी, कहाँ यह की अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ़ में? सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नर्म नर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए? लो बिस्कुट और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेती हैं और चाय पीते पीते बात करती हैं। मैं पूछती हूँ, अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए तो क्या हुआ? चादर धुलवाई जा सकती है। और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई रोज सुख के आराम को तो नहीं छोड़ देता। सुख आराम? तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो। फिर हंसती है। फिर सभ्यता संस्कृति। मधु, मानव की आधारभूत भावनाएं नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे? यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख कर समझ कर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए? बर्बर यानी जंगली? नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है? मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले? मध्य का मार्ग क्यों न अपनाए? न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे और न इतना बंधे कि सनकी। महात्मा बुद्ध ने कहा था। सुरो हंसकर, महात्मा बुद्ध, तुम्हें क्या हो गया है? सर्दियों पुराने गड़े सले विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो। मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे? यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना सब कुछ
सीख कर समझकर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बने? नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है? मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले? मध्य का मार्ग क्यों न अपनाए? न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे और न इतना बंधे कि सनकी। महात्मा बुद्ध ने कहा है, महात्मा बुद्ध तुम्हें हो क्या गया है? सदियों पुराने सड़े गले विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो? मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे और कल के परसों। मधु व्यंग से हंसकर, बर्नार्ड शाह हटाओ क्या बेगम जा बहस ले बैठी हो? मंगला चाय का एक एक कप और बनाओ। चिंती बस अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई हमें यहाँ। मंगला हाथ धुला दो हमारे। अरे भाई एक एक प्याला और लो। नहीं मधु अब चलेंगे, यहाँ सब लोग परेशान हो रहे हैं। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, एक आधे घंटे के में लौट आएंगे। यहाँ आते आते 2 घंटे लग गए। चिंती स्नान गृह किधर है? हम वहीं हाथ धो लेते हैं। अरे क्या धोगी इस सर्दी में हाथ? नहीं भाई हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिप कर रहे हैं तो मरो। मंगला इनके हाथ धुलवा दो। बाथरूम? अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी? इधर बरामदे में ही धो लो। किवाड़ खोलकर सुरो और चिंती हाथ धोती है। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती है। सुरो गीले हाथ वापस आकर, तौलिया कहाँ है? तौलिया नहीं दे गई मंगला। अच्छा वह जो ले लो खुटी पर टंगा है। सुरो क्रोध से, मधु तुम भली बात ही जानती हो। मंगला इन्हें देर अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। नहीं भाई कल आने का प्रयास करेगी। हाथ पोंछकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती है। प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। सुरो हाँ हाँ अवश्य आएगी। मधु उठने का प्रयास करती है। अब उठने का तकल्लुफ न करो, बैठी रहो अपने गर्म लिहाफ में। लिहाफ यानी रजाई। दरवाज़ा हम बंद किए जाती है। बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मधु मुझे एक प्याला और बना दो। मंगला प्याला बनाकर देते हुए, ये कौन थी बीवी जी? मेरी सहेलियां थी, कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थीं और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थी। कुछ क्षण चुपचाप चाय पीती है। फिर मंगला जी बीवी जी मुझे एक प्याला और बना दो। मंगला ये कौन थी बीवी जी? मेरी सहेलियां थी, कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थी। जी बीवी जी। मंगला जरा मेरी ओर देखकर बता दो, क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? मंगला चुप रहती है। मधु जैसे अपने आप से, मेरी सहेलियां कहती है मैं बदल गई हूँ, पड़ोसनी भी यही कहती है, मेरी ओर जरा देखकर बता दो मंगला, क्या वास्तव में मैं बदल चुकी हूँ? मंगला मैं तो आठों पहर आपके पास रहती हूँ। बीवी जी मैं क्या जानूँ? मधु अपनी बात जारी रखते हुए, मेरी आंखों में देखकर बता, क्या ये बदल सकी है? इसमें घृणा की झलक तो नहीं? मंगला आश्चर्य से, घृणा? मधु मेरे व्यवहार में तकल्लुफ और बनावट तो नहीं? मंगला उसी आश्चर्य से, बनावट तकल्लुफ? मधु तकल्लुफ बनावट नफरत तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ। अपने आप से 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। क्या कह रही हूँ बीवी जी आप? बाबूजी तो शून्य में देखते हुए, उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। उधर 2 महीनों से उन्होंने मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा। एक भी पत्र नहीं लिखा? लेकिन मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशल का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए चला आऊँगा, इन्हें तुम पत्र लिखना कहती होगी। वे मुझसे नाराज़ है, उसका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। कुछ भी समझने में असफल होते हुए। घृणा? मंगला कुछ भी समझने में असफल होते हुए घृणा। मधु यदि मैं बचपन से ही ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष?
लगभग भरे हुए गले से। वे सफाई व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। मैं बहुतेरा यत्न करती हूँ, बहुतेरा ने बहुत बार प्रयास करती हूँ, इस सब साफ सफाई को छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ों को तिलांजलि दे दूँ, यानी इनका त्याग कर दूँ, पर अपने इस प्रयास में कभी भी मुझे आपसे घृणा होने लगी है। लंबी सांस भरकर, बचपन से जो संस्कार मैंने पाए थे उनको मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं है। अचानक दृढ़ता से, यानी अचानक मजबूत होकर, पर नहीं, मैं इन सब वहमों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूंगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। मंगला, आप क्या कह रही हो बीवी जी? वे समझते हैं कि मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। सिसकने लगती है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला है, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। दरवाज़ा अचानक खुलता है, बसंत प्रवेश करता है। हेलो मधु, क्या हाल चाल है जनाब के? मंगला से। मंगला, तांगे से सामान उतरवाओ और जेब से पैसे निकालते हुए, और यह लो 1.5 रुपया तांगे वाले को दे दो। बसंत फिर मधु के पास आते हुए, कहो भाई क्या हाल चाल है? यह सूरत कैसी रोनी सी बना रखी है जी, कुछ खराब है क्या? जो इस बीच पलंग से उतर आई है हंसने का प्रयास करते हुए। सूखा जाड़ा पड़ रहा है, जुकाम है मुझे 3-4 दिन से। बसंत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। सेहत सेहत सेहत, दुनिया में जो कुछ भी है सेहत है। इस संसार में जो कुछ भी है वह अपने शरीर का स्वास्थ्य ही है। जीवन में तुम्हारी यह सफाई और सुघड़ता, सुघड़ता यानी सुंदरता, ये नजाकतें इतना काम न देगी जितना सेहत। यदि ठीक नहीं रहती तो सब किस काम का? अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कथन की बारीकी का स्वयं ही आनंद लेता है, और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह से देखा हो। अरे यह काया पलट कैसी? यह पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया? और यह ट्रे और प्याले? मधु, मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया है। आप और आपके मित्रों को जरा भी कष्ट न हो। मज़े से लिहाफ लेकर बैठिए, टेलीफोन आपके सिरहाने रहेगा। बसंत उल्लास से, वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो। मधु, मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इस लिहाफ में बैठी रही हूँ। बसंत आश्चर्य से, सच? उसकी और प्रशंसा के इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए, और चाय भी हमने यहीं पी है। बसंत प्रसन्नता से, मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। यानी जीवन का जो असली आनंद है वह बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि शरीर की आंतरिक मजबूती से है। यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी पावर ऑफ रेजिस्टेंस कायम है, चाय भी अब आप यहीं पिया कीजिएगा अपने नर्म नर्म बिस्तर पर। बसंत अत्यधिक उल्लास से, वाह, इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखें। अब तो आप नाराज नहीं? नाराज? मधु, आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, यह मैंने स्वप्न में न सोचा था। बसंत आश्चर्य से, गुस्सा? 2 महीने से आपने ढंग से पत्र नहीं लिखा। पर मैंने पत्र लिखे थे। मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता देना, इससे पत्र लिखना कहते होंगे। बसंत जोर से कहा लगाता है, तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? पगली, तुमसे भी कोई नाराज हो सकता है, पर 2 पंक्तियाँ। बसंत, 2 पंक्तियाँ लिखने का अवकाश मिल गया तो तुम इसी को बहुत समझो। अच्छा, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। बसंत, मैं कहता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। मधु मुस्कुराते हुए, अच्छा चलिए पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए। और आश्चर्य से,
2 पंक्तियां लिखने का भी अवकाश मिल गया। तुम इसी बात को बहुत समझो। क्यों कपड़े बदलिए, एक रात और एक दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी है। चलिए चलिए, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ। वसंत को स्नान गृह के दरवाजे की ओर धकेल देती है और नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला। मंगला दूसरे कमरे से दरवाजे से झांकती है। जी बीवी जी, सामान रखवा लिया या नहीं? जी बीवी जी, यह ट्रे और प्यालियाँ उठा। पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा। बाबूजी इधर हाथ मुंह धोने गए हैं और मैं पानी रखती हूँ। इतने में पानी फेंक कर चायदानी और प्यालियाँ अच्छी तरह से धो डालें। मंगला ट्रे आदि उठाकर जाती है और एक चमचा गिर जाता है। मधु कुछ तीखे स्वर में, यह चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने, 20 बार कहा है चमचा न गिराया कर। फर्श पर चिपचिप होने लगती है। अब ट्रे बाहर रखकर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। बसंत स्नान गृह से, अरे भाई साबुन कहाँ है? ध्यान से देखिए, वहीं तख्ती पर पड़ा है। बसंत, और तौलिया? हाथ मुंह धो आइए, इधर कमरे से सूखा नया तौलिया लेकर पोंछ लीजिए। मंगला कपड़े का टुकड़ा भिगो कर लाती है और चुपचाप फर्श साफ करने लगती है। तू फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ को धो डाल और पानी रखती हूँ चाय का। रसोई दरवाजे से चली जाती है। कुछ क्षण मंगला चुपचाप फर्श साफ किए जाती है। फिर बसंत हाथ मुंह धोकर कुर्ते की आस्तीन चढ़ाए गुनगुनाता हुआ आता है, हिंडोला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे, मैं झूला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे। और अपने ध्यान में मग्न कुर्सी की पीठ पर पड़े उस तौलिए से मुंह पोंछने लगता है जिससे सुरो और चिंती ने हाथ मुंह पोंछ कर चली गई है। मधु, रसोई खाने से यह कैतली कैसी बना रखी है मंगला तूने? मानो तो मैली जमी हुई है इसके पेंदे में। केतली हाथ में लिए आ जाती है, तुझे कभी बर्तन न साफ करने आएंगे मंगला? कितनी बार कहा है कि सफाई। अचानक वसंत को सुरों वाले तौलियों से मुंह पोंछते हुए देखकर लगभग चीखते हुए, यह सूखा नया तौलिया लिया है आपने? मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में मैं कभी भी तमीज से नहीं कर सकते। अभी तो सुरो और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पोंछकर गई हैं। बसंत घबरा कर, परंतु नया तौलिया उधर कमरे में टंगा है। बसंत, ओ ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। वास्तव में दोनों तौलिए साफ है मुझे। जी साफ है, जरा आँख खोलकर देखिए, गीले और सूखे। मैंने ऐनक उतार रखी है, ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। खिसियानी सी हंसी हंसता है। जी आपकी दुनिया जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा? आप ऐनक हो तो भी आपको कौन सा दिखाई देता है? मुंह फुलाकर धम्म से कोच में धंस जाती है। बसंत, यह तुमने फिर से मुंह लटका लिया, नाराज हो गई क्यों क्या? मधु व्यंग से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं। बसंत चिल्लाकर, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता? यहाँ पर जो तौलिया एकांकी है वह पूरा हुआ है और आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।